गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का क्या मतलब होता है? डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का मतलब ये होता है एक सिंपल लैंग्वेज में कि जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं और किन तरीकों से करते हैं। हाउ दे पार्टिसिपेट एंड व्हाट आर द मैकेनिज्म्स दैट दे यूज फॉर द पर्पस ऑफ पार्टिसिपेशन। अब यहाँ पर पीपल पार्टिसिपेट बाय वेरियस मीन्स, like they vote in politics. That is one way of doing engagement. उसी तरीके से they raise voice in civic life. raise voice in civic life का मतलब ये हुआ कि जो इश्यूज उनको होते हैं उन इश्यूज को लेकर खास करके वो प्रोटेस्ट करते हैं, धरना देते हैं। एंड आज ऑनलाइन लेवल पर वी सी मोबिलाइजेशन ऑल्सो एज वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज। तो ऑनलाइन लेवल पर भी लोग मोबिलाइज करते हैं, जैसे कि आज आपने देखा होगा कि सिग्नेचर कैंपेन्स हैं। दे आर एन एग्जाम्पल कि किस तरीके से ऑनलाइन लेवल पर मोबिलाइजेशन होती है। तो ये चीज तो क्लियर है कि देर आर वेरियस मेथड्स थ्रू विच यू कैन पार्टिसिपेट। अब अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया में क्या हुआ है कि 1947 में जब से हम इंडिपेंडेंट हुए, उसके बाद 1950 से जब से हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपनाई, तब से एक चीज तो तय है कि इंडिया में डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुई। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज थी उनको वोटिंग राइट्स मिले। वुमन जो थी, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर जो अलग अलग प्रकार के लॉज थे उसमें वुमन वर नॉट गिवन मच वोटिंग राइट्स, तो वुमन को वोटिंग राइट्स मिली। माइनॉरिटी क्लासेस के लोग जो थे उनको वोटिंग राइट्स मिली। तो इवेंचुअली हुआ क्या? हुआ ये कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन तो बढ़ा, पर यहाँ पर एक इशू आया। इशू ये आया कि क्या इस डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन से, इन लोगों के वोटिंग करने से पॉलिसीज इन लोगों के फेवर में बनी या नहीं बनी। दैट इज द मेन पॉइंट। द इशू इज कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी अगर वोट कर रही है तो वो अच्छी बात है, पर उस कम्युनिटी के जो इश्यूज हैं जिसको एड्रेस करने के लिए एक पॉलिसी चाहिए, क्या वो पॉलिसी बन रही है या नहीं बन रही। यानी कि हम यहाँ पर अब एक नया लेयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सी डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इज वन थिंग, ये हुई, बट डिड इट लीड टू empowerment? दैट इज द पॉइंट हियर। वो नहीं हुआ, क्योंकि चाहे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हो, चाहे माइनॉरिटीज हो, चाहे फॉर दैट मैटर वुमेन हो, उनके स्पेसिफिक जो उनके इश्यूज को एड्रेस करने के लिए पॉलिसीज बननी थी वो तो नहीं बनी। यानी इंडिया में हमने क्या देखा? ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया में हमने विटनेस किया व्हाट इज कॉल्ड एज एन एम्पावरमेंट पैराडॉक्स। एम्पावरमेंट पैराडॉक्स का क्या मतलब है? एम्पावरमेंट पैराडॉक्स का मतलब ये है कि हमने एक ऐसी परिस्थिति इंडिया में क्रिएट कर दी कि हमने डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन तो इम्प्रूव और इंक्रीज किया, लेकिन वहां पर उन लोगों के फेवर में जो पॉलिसीज बननी थी जिसके थ्रू हमने उनके इश्यूज को एड्रेस करना था वो नहीं हुआ। तो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज, एम्पावरमेंट डिड नॉट हैपन, सो एम्पावरमेंट पैराडॉक्स देखने को मिला।
एम्पावरमेंट पैराडॉक्स की वजह से क्या हुआ कि जो ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी आउटकम्स बनने थे वो नहीं हुए। हमने वर्ड यूज किया ट्रांसफॉर्मेटिव। ट्रांसफॉर्मेटिव इसलिए यूज किया क्योंकि जब आप इन कम्युनिटीज के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए पॉलिसी बनाते हो तो इन कम्युनिटीज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चेंज होता है। तो वो पॉलिसी आर्किटेक्चर, वो पॉलिसी आउटकम इनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो बनना चाहिए था वो तो नहीं बना। और जब वो नहीं बना तो एक प्रॉब्लम तो हो गई यहाँ पर कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ गया लेकिन एम्पावरमेंट नहीं हुई। और जब डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ा और एम्पावरमेंट नहीं हुई तो ये कह सकते हैं हम यहाँ पर कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक चीज तो तय है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने ये देखा कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन लेड टू हिस्टोरिकली excluded communities get access to political agency but not policy level empowerment, thus creating a scenario of representation without substantive empowerment। तो हम यहाँ पर इंडिया का ये जो केस स्टडी देख रहे हैं उसमें हम क्या बोल रहे हैं कि देखो जो हिस्टोरिकली एक्सक्लूडेड कम्युनिटीज थी, माइनॉरिटीज थे, मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट्स थे, ट्राइबल्स, दलित्स, वुमन थी, ये जो हिस्टोरिकली एक्सक्लूडेड कम्युनिटीज थी इनको पॉलिटिकल एजेंसी का एक्सेस मिला। यानी कि इनको डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में एक वोटिंग राइट के तहत पॉलिटिकल एजेंसीज और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के साथ एंगेज करने का एक अपॉर्चुनिटी मिला। वर्ड पॉलिटिकल एजेंसी में पहले भी कई बार समझा चुका हूं। तो उनको ये पॉलिटिकल एजेंसी का एक्सेस मिला पर इसकी वजह से जो पॉलिसी लेवल पर एम्पावरमेंट इनकी होनी थी वो नहीं हुई। और एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया कि हमने इनको रिप्रेजेंटेशन तो दे दी कि आप पॉलिटिकली आकर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में भाग लो, पॉलिटिकली आकर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हिस्सा बनो, पर जो सब्सटेंटिव लेवल पर इनकी इंपावरमेंट होनी थी बाय एड्रेसिंग देयर इश्यूज थ्रू पॉलिसी वो चीज नहीं हो पाई। और जब वो चीज नहीं हो पाई तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने अभी इस चीज को क्या दिया, एक शब्द इंपावरमेंट पैराडॉक्स। तो ये एम्पावरमेंट पैराडॉक्स आज की डेट में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमारे को पहली बात तो अफेक्ट करता है। अच्छा, अब यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। एक स्कॉलर हैं सेमोर लिपसेट। सेमोर लिपसेट ने क्या किया है कि इन्होंने बेसिकली एक आर्ग्यूमेंट दिया। वो आर्ग्यूमेंट दिया इन्होंने एक पेपर में जिसका नाम था सम सोशल requisites फॉर डेमोक्रेसी। सेमोर लिपसेट ने एक ये पेपर लिखा। इस पेपर में सम सोशल रिक्विजिट्स फॉर डेमोक्रेसी में उन्होंने ये बोला कि भाई होता क्या है कि वेनेवर, आर्ग्यूमेंट देखो पहले क्या है, वो है कि वेनेवर अ सोसाइटी बिकम्स इकोनॉमिकली एडवांस्ड, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बिकम्स बेटर। ये इनका आर्ग्यूमेंट है। तो सेमोर लिपसेट ने क्या करा कि उसने बेसिकली पूरे आर्ग्यूमेंट को इस तरीके से पेश करा कि भाई देखो डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक
पार्टिसिपेशन अगर आज की डेट में आपको प्रमोट करनी है तो वो कंटिंजेंट है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के ऊपर, इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर। अगर इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे एक सोसाइटी इकोनॉमिकली एडवांस करेगी, अगर एक सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज होगी, अगर एक सोसाइटी एजुकेटेड होगी, अगर एक सोसाइटी अर्बनाइजेशन करेगी, तो ऑटोमेटिकली लिपसेट का कहना है कि उस सोसाइटी में डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। यानी कि अगर किसी सोसाइटी में डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन आपको करना है तो उसके लिए आपको इंडस्ट्रियलाइज होना, लोगों को एजुकेटेड बनाना और अर्बनाइजेशन करना, ये तीनों क्रूशल फैक्टर्स। अब सेमर लिपसेट ने ये जो थ्योरी आर्ग्यू करके बोला कि ये सोशल रिक्विजिट्स हैं एक डेमोक्रेसी को बढ़ा के चलाने के, ये जो पूरी थ्योरी थी, ये थ्योरी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं चली। क्योंकि जो ये सेमर लिपसेट का आर्ग्यूमेंट था, इसको योगेंद्र यादव ने और सुहास पलशीकर ने प्रूव किया कि गलत है। तो योगेंद्र यादव और सुहास पलशीकर ने थ्री अपसर्जेस की बात करी। उन्होंने कहा कि देखो साहब, जब इंडिया पहले तो इंडिपेंडेंट हुआ, उस समय वो पुअर कंट्री थी, नो इंडस्ट्रियलाइजेशन, नो अर्बनाइजेशन और लेस एजुकेशन, लेकिन उसके बावजूद भी उसने वोटिंग राइट सबको दे दिए। तो सेमर लिपसेट का ये पहला पॉइंट कि भैया वोटिंग राइट्स का फायदा तब होता है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन तब बेहतर होती है जब आप इंडस्ट्रियल, अर्बनाइज्ड हो, एजुकेटेड हो। वो पॉइंट तो पहले ही निगेट हो गया। तो योगेंद्र यादव, सुभाष पलशीकर ने मार्टिन के इस पॉइंट को, लिपसेट मार्टिन के, बोला कि साहब ये तो गलत है, ऐसा तो होता ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात क्या है, फिर इन्होंने बोला कि अगर हम सेकंड अपसर्ज देखें, ये तो पहला अपसर्ज था कि हम आजाद हुए और हमने वोटिंग राइट दे दिए। फिर 1990s में सोशली बैकवर्ड क्लासेस को रिप्रेजेंटेशन मिल गया, ये सेकंड अपसर्ज था। और जब सोशली बैकवर्ड क्लासेस को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया गया, तो योगेंद्र यादव और सुहास पलशीकर ने ये बात बोली कि देखो, इससे फिर ये प्रूव होता है कि आपको एक हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी, अर्बनाइज्ड और एजुकेटेड सोसाइटी होने की जरूरत नहीं है अगर आप चाहते हो कि डिफरेंट सेगमेंट्स का डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन डीपन हो। और तीसरा इन्होंने बोला कि आज की डेट में जब हम बात करते हैं खास करके असर्शन वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये एक और तरीका है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को इनहेंस करने का, और ये भी इंडिया में आज की डेट में देखा जा रहा है। तो यहां पर पूरे के पूरे सेमोर लिपसेट के जो पॉइंट्स थे, वो सारे के सारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो फेल हो गए। क्योंकि सेमोर लिपसेट का मानना है कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन, अर्बनाइजेशन ही प्री रेक्विजिट्स हैं डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के। इंडिया में तो योगेंद्र यादव, सुभाष पलशीकर ने बोल दिया ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनके बिना भी आज की डेट में आप इंडस्ट्रियलाइज कर पा रहे हो। आप इनके बिना भी लोगों को बिना इंडस्ट्रियलाइज करे भी डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन दे पा रहे हो, लोगों का वोटर पार्टिसिपेशन, डिफरेंट कम्युनिटीज को बेसिकली एक प्रकार से वोटिंग राइट्स देना। और आज अगर हम देखें तो जो 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वुमेन रिजर्वेशन बिल भी लाके दिया, वो भी लिपसेट की पूरी थ्योरी को निगेट करता है। भाई इंडिया में चाहे अभी तक वुमन के सारे इश्यूज एड्रेस नहीं हुए, पर एक स्टेप लेना वुमेन रिजर्वेशन की ओर इटसेल्फ ये चीज को रिफ्लेक्ट करता है, ये चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि देखिए थिंग्स आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। तो ये थ्योरी पूरी की पूरी यहाँ पर बेसिकली ठप बैठ जाती है लिपसेट वाली। तो आज एक चीज तो तय है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज होते हुए देखते हैं।
डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को डीपन होते हुए भी देखते हैं। पर इंडिया के लिए जो चैलेंज है अभी भी, वो वही है, एम्पावरमेंट पैराडॉक्स का। तो इंडिया के लिए फ्यूचर क्या है? फ्यूचर है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन प्लस एम्पावरमेंट। इस पर्टिकुलर दिशा में हमें अब मूव करना है। तो आई होप ये डिबेट अब आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।